हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र असाइनमेंट 6वां करने जा रहे हैं माह जनवरी के लिए। इसके पहले जो है मैंने और सारे सब्जेक्ट के जो है अपलोड कर चुके हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने अपलोड किया है। इकोनॉमिक्स के दोनों मीडियम में आपको आंसर मिलेगा। ये हिंदी मीडियम, इसके जस्ट बाद इंग्लिश मीडियम में है ना। ये 6वां असाइनमेंट जो है ज़रूरी नहीं है आप बनाकर जमा करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि विद्यार्थियों को केवल 2 ही असाइनमेंट जो है जमा करना अनिवार्य है। ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए, आप लोग स्टडी कर सके, पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 6 तक के असाइनमेंट के प्रश्नों को यदि रट लेते हैं तो आप उसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। बजट के क्या उद्देश्य है? सरकारी बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, या इसे हम कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष में सरकार के आय व्यय के आकलन को बजट कहते हैं। सरकारी बजट के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, आर्थिक स्थिरता। बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव जैसे मुद्रास्फीति या स्फीति को रोकना होता है। अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को स्थिर करने के लिए सरकार अपस्फीति के समय घाटे का बजट और मुद्रास्फीति के समय अधिशेष बजट रखती है। सेकेंड है, आर्थिक वृद्धि। किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि उस देश में ही हो रहे निवेश पर निर्भर करती है। मंदी के दौरान जब मांग और निजी निवेश कम हो जाता है तो सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न प्रावधान करती है, जैसे पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना। तीसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSE के प्रबंध के लिए बजट में सरकार बड़ी संख्या में मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रावधान करती है, जिन्हें सरकार द्वारा जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित और प्रतिबंधित किया जाता है। सेकेंड है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो भारत में बजट बनाने की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला, सबसे पहले बजट की तैयारी करते हैं। बजट बनाने के लिए 1 से 5 साल तक का बजट होता है। 1 से 1 साल तक का बजट होता है। तो 1 साल में क्या क्या खर्च आने हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इसका एक बजट जो है पेश किया जाता है। इसको विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो है संसद में जो है बजट पारित किया जाता है। उसके बाद बजट को पेश किया जाता है ना। राज्यसभा और संसद के बीच जो है जो बजट बनाया गया है वो सही है कि नहीं, है ना, ये अनुमानित खर्च जो है इतना लग सकता है, उसको पेश किया जाता है। तीसरा है, सामान्य बहस, है ना। वित्त मंत्री के द्वारा सभी जो सांसद होते हैं उनसे प्रश्नोत्तर किया जाता है, सामान्य बहस किया जाता है कि क्या ये उचित है बजट जो बनाया गया है ना। चौथा स्टेप होता है मतदान। सभी संसद जो है मिलकर उसको पारित करने के लिए अपना वोट देते हैं कि ये जो बजट बनाया गया है वो सही है ना। जिस पर ज़्यादा बहुमत होता है ना, तभी वो बजट जो है पारित होता है। पांचवा है, विनियोग विधेयक। इसके बाद संसद के द्वारा इसको स्वीकृत करने के लिए धन विधेयक की स्वीकृति दी जाती है, क्योंकि बिना धन के बजट तो बन नहीं सकता, इसलिए धन की स्वीकृति किया जाता है ना। इसमें इतना धन जो है लग सकता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है दोस्तों, घाटे का बजट क्या है? घाटे के बजट के प्रकार बताना है। तो इसे सामान्य शब्दों में समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि घाटे का बजट ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। सरकार इस घाटे की पूर्ति ऋण लेकर या रिजर्व बैंक में जमा किए हुए अपने नकद कोषों में कमी करके करती है। ठीक है। इसका सूत्र होता है, बजट घाटा 3 प्रकार का होता है, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। तो तीनों को क्रमशः देखते हैं। प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष के पिछले वर्षों के उधारों के ब्याज भुगतान को घटाकर राजकोषीय घाटा है। सरल शब्दों में प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना ही उधार लिए गए राशि को दर्शाता है। दूसरा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे को राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्ति की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका फार्मूला है, राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। फिर तीसरा है राजकोषीय घाटा।
राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर है। सरल शब्दों में जब कुल व्यय उधार को छोड़कर कुल राजस्व से अधिक हो जाती है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसका फार्मूला इस प्रकार है, नोट कर ले। इसके बाद प्रश्न चौथे में चलते हैं। संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले संतुलित बजट का परिभाषा लिख देना है। संतुलित बजट क्या होता है? जिसमें सरकार की वर्ष के अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर हो। इस बजट को साधनों की सीमा में रहने का बजट कहा गया है। इस बजट या नीति का लगभग कोई भी सरकार समर्थन नहीं करती। यह बजट का एक आदर्श रूप है। इस बजट में सरकार को आय व्यय में समानता पाई जाती है। इसको अपन संतुलित बैलेंस बजट कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो नोट कर लेंगे सभी आंसर को। इसके बाद देखते हैं असंतुलित बजट। घाटे का बजट, इसको अपन घाटे का बजट भी कहते हैं। जब सरकार का अनुमानित व्यय चालू वर्ष में उसके अनुमानित आय से अधिक होता है तो ऐसे बजट को असंतुलित बजट कहा जाता है। सरकार ऐसा जानबूझकर बजट तैयार करती है। असंतुलन से आशय होता है कि बजट में आगम व व्यय में असंतुलन पाया जाता है। इस प्रकार का बजट ही व्यवहार में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त आय का अर्जन करना होता है। तो यही जो है असंतुलित बजट कहलाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न पाँचवा। बजट के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं, समझाइए। तो बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियों का विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहला राजस्व प्राप्तियों को समझते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्तियों को उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की कोई दायित्व उत्पन्न होती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसमें पॉइंट है पहला, कर प्राप्तियां। कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को परिवारों, फर्मों, संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में सरकार से किसी सेवा या लाभ प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर कर लगाए तो उन्हें चुकाता तो उसे कानून अनुसार दंड मिलता है। करेतर राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती है। दूसरा है अन्य उधार तथा अन्य देयताएं। उधार देने के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है जबकि उधार लेने के फलस्वरूप देयता उत्पन्न होती है। तीसरा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश जैसे मदों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में विकास तथा विकासेतर कार्यक्रमों से संबंधित अनुमानित व्यय से है ना। तीसरा है शुल्क। सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लिया जाने वाला भुगतान शुल्क कहलाता है, जैसे भूमिक पंजीकरण करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, पासपोर्ट फीस लेना, कोर्ट की फीस लेना आदि। जुर्माना ऐसा भुगतान जो कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड के रूप में लिया जाता है, उसको अपन जुर्माना कहते हैं। एस चीट से अभिप्राय सरकार की उस आय से है जो उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के नियुक्त हो जाती है, जिस संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता है। लास्ट है विशेष अंकन वह भुगतान है जो सरकारी कार्यों के फलस्वरूप किसी संपत्ति में सुधार होने में की जाती है। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। इसका PDF फाइल आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। इसके जस्ट बाद इंग्लिश मीडियम।